वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें तैयार भी वही करना है। हमारे बोर्ड एग्जाम में वही दोनों टॉपिक आएंगे, उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। लेकिन अगर हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है, बहुत डीपली समझना है, तो हमें सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कौन सा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दो तरीके बताते हैं। पहला ये कि जैसे लिखा है ए और प्लस ए, यानी कि जो दो रिएक्टेंट हैं वो सेम है, ए प्लस ए, और इससे क्या बन रहा है 2a, या मान लो प्रोडक्ट बन रहा है। क्या क्या मान लिया जाए बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन dx dt इज इक्वल टू के आप जानते हैं रेट कांस्टेंट होता है, वेग स्थिरांक होता है a की पावर 1 और फिर से बगल में a की पावर 1। तो अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ ऑर्डर बताइए, बेटा हमने आपको पहले बताया हुआ है कि रेट इक्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट करके लिखी जाती है, ये देख कर नहीं लिखा जाता है। इस बात में कभी आप परेशान मत होइएगा। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कोटि, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, यानी कि ये जो रिएक्शन है आपकी सेकेंड ऑर्डर की हो गई, द्वितीय कोटि की हो गई। ठीक है, अच्छा अगर हम दूसरी रिएक्शन ले a प्लस बी और उससे बन रहा है प्रोडक्ट, आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों रिएक्टेंट सेम है, दोनों रिएक्टेंट डिफर है, अलग अलग भी हो सकते हैं, है कि नहीं भाई? है। अच्छा, तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग लिखने का रे बाबा, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? dx dt इज इक्वल टू k a की पावर 1 और b की पावर 1। अब अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ पर ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पर भी ऑर्डर तो तुम 1 + 1 2 ही बताओगे। नहीं समझे भाई? तो यानी कि इस प्रकार की रिएक्शन को लिखने के दो वे हो सकते हैं। पहला ये कि हो सकता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, हो सकता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम, मे बी डिफर, है कि नहीं बेटा? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, उन्हें द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। डन। अच्छा, those reactions in which rate of reaction is depends upon the concentration of two reacting molecule are called second order of reaction। फिर इतना पूरा आप लिख दीजिएगा, एनी प्रॉब्लम? पक्का। आगे बढ़े, चल हो जाए। अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? आओ बवाल हो जाए, आज हो जाए। चलो देखते हैं। बेटा आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी, अगर आपको याद हो, N2O, इससे बन रहा है N2 प्लस हाफ O2। अगर हम यहाँ 2 ले लें तो 2N2 और O2, ये AU की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी जीरो ऑर्डर में, याद है ना? और हमने वहां पर एक बात बोली थी बेटा कि कैटलिस्ट का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है। अगर कैटलिस्ट हो ना हो तो रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर AU की प्रेजेंस में लिया जाए तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, लेकिन अगर इसका सिंपल डिकम्पोजिशन करा दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर, यानी कि दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करने लगेगी। ठीक है, बार बार बोलना है, ये सब एक्सपेरिमेंट से आते हैं, कहीं किसी को नहीं याद होता है। कोई टीचर ऐसा नहीं है जिसको पहले से कोई रिएक्शन याद है, वो भले बता सकता है कि हाँ ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, वरना कोई तरीका नहीं भाई। या तो फिर भाई डेटा वगैरह, डाटा गिवन हो कि हाँ ये वैल्यू इस पे आएगी, ये वैल्यू इस पे आएगी, तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब दूसरी रिएक्शन हम बात करें कि हमने यहाँ पर 2HI ले लिया, इसका हमने डिकम्पोजिशन कराया, तो ये किस में ब्रेक हुआ? H2 और प्लस I2।
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन dx dt होगा वो डिपेंड करता है hi की पावर 2, यानी कि यहाँ पर भी जो ऑर्डर यानी कि कोटि है कितनी है बेटा 2, यहाँ पर भी जो ऑर्डर है कोटि है वो कितनी है 2। अब तीसरे नंबर पे एग्जांपल आप याद कर लीजिए, जैसे हमने बात किया CH3COO2H5, दैट मीन्स एथिल एसीटेट, और आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOH से। तो बेटा जी जब आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, ये CH3COONA और C2H5OH, CH3COONA और प्लस C2H5OH। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन dx dt होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, CH3COO C2H5 मतलब एथिल एसीटेट की एक कंसेंट्रेशन पर और NaOH की भी कंसेंट्रेशन। आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, जब हमने आपसे बताया था हाइड्रोलाइज कराने पर, ये ठीक है, तो आपको याद होगा हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया था, तो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो थी वो रेट को अफेक्ट नहीं डाल रही थी, रेट पर अफेक्ट नहीं डाल रही थी, तो वाटर को हटा दिया था। लेकिन यहाँ वाटर नहीं है, यहाँ NaOH है, तो NaOH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसकी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो 1 + 1, तो इन दिस केस ऑर्डर शुड बी ऑर्डर 1 + 1 2, एनी प्रॉब्लम, पक्का। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे यही रिएक्शन आपको याद होगी, एक आपको याद होगा CH3COOH5 और प्लस मॉलिक्यूल, इससे क्या बताइए जरा, 3COOH प्लस C2H5OH, याद है कि नहीं याद है भाई, ये C2H5OH और CH3COOH अगर आपको समझना है वैसे लिख लीजिए, लेकिन मैकेनिज्म से आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। C2H5OH और CH3COOH निकल गया। अच्छा, तो dx dt था, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड हो रहा था, CH3COO C2H5 पे, और वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, याद है कि नहीं याद है। लेकिन मेरे भाइयों अगर हम लोग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ना ले, CH3COOH और प्लस H3O प्लस ले ले, हाइड्रोनियम आयन, क्या बेटा हाइड्रोनियम आयन, तो यहां पर भी जब H3O प्लस आयन हो जाएगा तो अब उसकी कंसंट्रेशन पर भी रेट डिपेंड करने लगता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की। तो ये जो ऑर्डर हो गया क्या हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोनियम आयन है बेटा ये H3O प्लस। अच्छा, और आगे ध्यान दीजिए, और आगे बात करें CH3 वो सुक्रोज वाला याद है, C12H2211, ठीक है, प्रतिलोमन शर्करा का प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन ऑफ शुगर, 1 2 3 4, ये चौथा एग्जांपल है। फिर ये हमारा पांचवा एग्जांपल है C12H22O11 और प्लस क्या हो जाए बेटा, यहाँ पर भी H3O प्लस ले लो, तो वही बनेगा क्या, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज क्या होगा C6H12O6, फ्रैक्टोज C6H12O6 और साथ में H प्लस निकल जाएगा, ऊपर भी H प्लस साथ में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा C12H22O11 के एक मॉलिक्यूल पर और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के एक मॉलिक्यूल पर। तो कुल मिलाकर इसका भी जो ऑर्डर हो गया यानी कि कोट हो गई वो कितनी हो गई, 2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डिफिनेशन और क्या पढ़ा बेटा, हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़े हैं। एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, 2-3 याद कर लीजिए, हम तो कह रहे हैं आप अपने नॉलेज के लिए सारे याद कर डालिए। तो याद क्या करना है, आप पढ़िए 1-2 बार अपने आप याद हो जाता है भाई, ये दोनों तो अपने आप याद होने ही चाहिए, कि जैसे ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर में याद कर लो तो H2O होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो H2O हटा के क्या कर दो H3O प्लस, तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी हाइड्रोनियम आयन में और उस पर डिपेंड करने लगेगा। फिर यहाँ पर आप ये 0 ऑर्डर से याद कर लो कि 0 ऑर्डर में AU था तो 0 ऑर्डर था, अब AU हटा दो तो कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। ये आसान है, ये 2 है तो 2 पे डिपेंड कर रहा, ये भी आसान है भाई, वाटर है वाटर को हटा दो, क्या कर दो NaOH, एनी प्रॉब्लम, याद हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन हो गई और एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं रेट इक्वेशन की। हेडिंग डालिए, द्वितीय कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। हेडिंग डालिए बेटा, द्वितीय कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण।
सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? क्या हेडिंग डालेंगे? डाल लिया सबने हेडिंग? हो जाए आगे? आप देखते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पर भी दो कंडीशन बन सकती हैं। एक a प्लस ए वाले से आप प्रूविंग कर सकते हैं, एक a प्लस बी वाले से प्रूविंग कर सकते हैं, जो कि अभी हमने डेफिनेशन में आपको बताया था। लेकिन बेटा हमें ज़्यादा डीपली यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच्चे करना चाहें वो a प्लस बी वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई नीड नहीं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कर लेना चाहिए भाई। a प्लस बी करेंगे तो वहां से वो पार्शियल फ्रैक्शन बनता है इंटीग्रेशन में, वैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई नीड नहीं, हम थोड़ा सा लिख के बता देंगे लास्ट में कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी, लेकिन अभी केवल हमें बोर्ड एग्जाम देखना है भाई। तो अगर हम बात करें a प्लस ए, ठीक है, और यहां से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट, ठीक। शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली, a, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन भी a। जब टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा तो यहाँ पर 0 बनेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो यहाँ से x मोल पर लीटर निकले, यहाँ से भी x मोल पर लीटर निकले, क्या बन गया x। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब बेटा अभिक्रिया का वेग dx dt, वो डिपेंड करेगा a की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 2। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दो बेटा यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट क्या लगा दो, k, और a की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? अब dx अपॉन में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। व्हाट बेटा, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। देखिए इस a माइनस, इसको ऐसे लिख दो, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, k और dt। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? a माइनस एक्स की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 dx, और k बाहर कर लिया, बचा क्या, 1 और dt। बेटा आपको याद होगा पिछले टर्म पे हमने आपको बताया था x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? बताया था कि नहीं? शायद बताया था, है ना? ठीक। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर n की जगह माइनस 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए बेटा, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k, और 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t बाई इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं आपको पहले से। और x नेगेटिव है ना, तो एक नेगेटिव साइन भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा भाई। इंटीग्रेशन आपको भी पढ़ाया जाएगा बाद में, ठीक है, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे और हम भी थोड़ा बेसिक अभी आपको पढ़ाएंगे। तो माइनस a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू के टी और प्लस का c। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और a माइनस एक्स की पावर माइनस 1 को नीचे लाओ तो क्या हो गया, 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी प्लस सी। इसको एक क्वेश्चन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? अब बात करते हैं प्रारंभ में, एट इनिशियल स्टेट, प्रारंभ में, एट इनिशियल स्टेट। देखिए क्या है भाई, इनिशियल स्टेट में जब आपका टाइम 0 है तो आपका x भी क्या है, 0, पक्का। रखिए यहाँ पर x की जगह 0, तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू k, t की जगह 0, और क्या आ गया, c। अब पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह बेटा 1 अपॉन a, इसको इधर उठा लो, 1 अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी। एनी डाउट है? अब जरा के टी बराबर आप देखिए वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। इधर इरेज कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, बेटा एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम हो जाएगा, a माइनस एक्स इंटू ए, तो ऊपर क्या हो गया, a फिर माइनस a और प्लस x, इस a से a क्या हो गया, कैंसिल, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और x अपॉन a
a माइनस एक्स। तो ये जो वेग समीकरण है ये आपके द्वितीय कोटि का है। दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटा इतना ही करना है, लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, अभी हमने आपको बताया जो इंटर के अलावा और भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि अगर मान लो केस सेकंड लेते, a प्लस बी से हम लोग प्रोडक्ट बनाते। अब बोर्ड वाले बच्चों को ध्यान नहीं देना, हटा दीजिए, आप वीडियो बंद कर दीजिए। a प्लस मतलब बंद करने का मतलब है इतना बंद कर दीजिए। a प्लस बी का है मतलब प्रोडक्ट a, फिर इसको b, फिर इसको 0। मान लिया t समय बाद x कंसंट्रेशन निकली, तो यहां पर क्या बन गया x, ये 0 सेकंड पर है, ये t सेकंड पर है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन dx dt होगा वो डिपेंड करेगा a की पावर 1 पर भी और b की पावर 1 पर भी। तो dx dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कि a की जगह a माइनस एक्स और b की जगह b माइनस एक्स। इतना कर लोगे और उसके बाद आपको क्या करना है कि dx के अपॉन में, दिख रहा सभी को, dx के अपॉन में a माइनस एक्स और b माइनस एक्स ले आना, यानी कि ये चीज इधर ले आना, और k और dt। अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स, के कांस्टेंट है बाहर कर लीजिएगा dt। अच्छा बेटा अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करेंगे, a अपॉन a माइनस एक्स और प्लस b अपॉन b माइनस एक्स dx और k अलग 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताना भाई, फिर हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको, है ना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हो कि a b की वैल्यू तो निकालनी है, इसके इज इक्वल टू ये करके एलसीएम लेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट वगैरह का और वैल्यू निकाल के रख देंगे यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। जिनको आ जाए, जिनको इंटीग्रेशन आता हो पहले से, वो हमें जरूर करके दिखाएं। लेकिन बार बार मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बोर्ड वाले बच्चों को ध्यान नहीं देना है इस बात पे, क्या है फर्जी टाइम वेस्ट करोगे। फिर भी किसी को ध्यान देना है वो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। तो इतना हटा दे, यहाँ तक आपको करना है। वैसे तो ये पूरा ही अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप खाली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर तैयार कर लीजिए, काम खत्म। अब बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि k और अर्ध आयुकाल में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझे बेटा। तो हाफ लाइफ पीरियड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या कि एक ऐसा टाइम जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। एनी प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा तो रिएक्शन क्या थी बेटा, बताइए जरा। a प्लस ए वाली मान ली, क्या था, प्रोडक्ट। शुरुआत में क्या था, a 0, a माइनस एक्स और ये क्या है x। तो ये जो है वो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर है और ये t सेकंड पर है। तो अर्ध आयुकाल पर एट हाफ लाइफ पीरियड, क्या बेटा जी, एट हाफ लाइफ पीरियड। तो बेटा हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा भाई, जो टाइम है t वो t हाफ हो जाएगा और जो बचा हुआ अमाउंट है a माइनस एक्स वो इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो भी क्या आ जाएगी, a/2। एनी डाउट। अच्छा अब वेग समीकरण लिखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। वेग समीकरण का मतलब क्या था, रेट
इक्वेशन क्या आई थी, याद है? k इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a माइनस एक्स। सारी वैल्यू रखिए अर्ध आयु काल पर। क्या बेटा? अर्ध आयु काल पर एट हाफ लाइफ पीरियड इट बिकम k इज इक्वल टू 1/t हाफ। और x की जगह बेटा a/2, a की जगह a ही रखेंगे, a माइनस एक्स की जगह a/2, इस पूरे से पूरा कैंसिल, तो k इज इक्वल टू आ गया 1/a t हाफ। t हाफ को इधर लिया, ठीक है, तो t हाफ इज इक्वल टू 1/a इंटू k। ये आपका आ गया रिलेशन, ठीक है। अब देखो एक बात आपको याद दिलाते हैं थोड़े समय पहले की। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो n ऑर्डर की होती है रिएक्शन, उसके लिए t हाफ a की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहा था ना मैंने, और मैं 0 जब रखा था यहाँ पर a की पावर -1 आया था, जब 1 रखा था तो a आया ही नहीं था। आज देखो ये सेकेंड ऑर्डर की है, तो 2 रख के देखो 2 - 1 1 बचा, 1/a आना चाहिए। देखो t हाफ 1/a के प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेरीफाई होता जा रहा है ये रिलेशन हमारा। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है भाई। हाँ, इसको जरूर तैयार करिएगा, इसको छोड़ नहीं सकते आप, है ना भाई? चल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा, आप तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ जाएं, देख लो भाई एक बार पूरा आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? पक्का हटाया जाए काम वालों? चल हटाते हैं। अब है हेडिंग डालिए द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट सुनिएगा, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के 2 अणुओं की सांद्रता, ये तो हम परिभाषा बताने लगे, द्वितीय कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के 2 अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड पॉइंट, द्वितीय कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण k बराबर 1/t x अपॉन a माइनस एक्स होता है। फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन विल बी दिस। थर्ड, द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में संबंध ये होता है, ठीक है। फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड इज दिस। फोर्थ, बेटा यूनिट के लिए एक ट्रिक बताई थी हमने, क्या ट्रिक बताई थी याद करो? मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। अब वैल्यू कितनी रखनी है सेकेंड ऑर्डर के लिए? 2, तो 1 - 2 यानी कि -1, मोल की पावर -1, फिर लीटर की पावर 1 और सेकेंड इनवर्स, यानी कि द्वितीय कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक इतना होता है। इन सेकेंड ऑर्डर, इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस। रेट की यूनिट नहीं होती है, मैं आपको बता चुका हूं। रेट क्या होता है? रेट होता है dx dt, यानी कि वेग। इसके लिए k और a की पावर 2, ठीक है, और k की यूनिट आ गई ये क्या? मोल की पावर -1 और इसकी लीटर और फिर सेकेंड इनवर्स, और ये होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, और स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर। 1 लीटर से लीटर क्या हो गया? कैंसिल। मोल की पावर 2 और -1, 1 बचा, तो मोल, ठीक है, और एक नीचे लीटर बचेगा, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये रेट की यूनिट आएगी, वेग की यूनिट आएगी। एनी प्रॉब्लम? अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए ग्राफ की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम लोग मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका समझेंगे, तो वहां जरूर हम ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। बाकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आप अच्छे से तैयार करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नई शुरुआत के साथ। जय हिंद।